नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि पिछले 2 वीडियो में एक महान विभूतियों का सामान्य परिचय कर चुके हैं। आज से ये श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं और सबसे पहले नंबर का आप अगर उस सूची में देखेंगे तो सबसे पहले हमारे एक ऐसे महान व्यक्तित्व का आज हम लोग उनके विषय में अध्ययन करेंगे, उनको जानेंगे, जिनके विषय में संपूर्ण विश्व भली भांति परिचित है। कोई अछूता नहीं है एक ऐसे महान व्यक्तित्व से, और जिनके विषय में हम जानकर आज विभिन्न प्रकार की नवीन विधाएं, नवीन विचारधाराएं अपने मन के अंदर सजोए रखेंगे और सीखेंगे कि क्या, कैसे, कब एक ऐसे मध्यवर्ती काल के दौरान जिस समय पर भारत में मुगलों का एक तरह से पतन होने जा रहा है और ब्रिटिश या अन्य उपनिवेश शक्तियां अपना पुरजोर मेहनत करके पूरा दम के साथ में भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करते, साम्राज्य स्थापित करने की उहापोह में है। उसी समय एक ऐसे महान व्यक्तित्व का भारत में उदय हुआ जिन्हें आज जानते हैं राजा राम मोहन राय के नाम से। जी हाँ, आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। आप सही सुन रहे हैं, राजा राम मोहन राय। एक बार सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस जो अभी वीडियो है इसका लिंक आप सभी अपने बेरोजगार भाइयों के लिए, तैयारी कर रहे मेरे बहनों के लिए, सबके लिए आप वीडियो साझा कर देंगे और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और सुधार की आवश्यकता थी तो आप हमें ज़रूर सलाह दे सकते हैं। आपकी सलाह स्वागत योग्य रहेगी। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय आप फोटो देख रहे होंगे। राजा राम मोहन रॉय, अब नाम पढ़ लिया। पिता का नाम अगर हम जाने तो पिता का नाम था रमाकांत रॉय, रमाकांत रॉय। माता जी का नाम अगर हम चर्चा करें तो माता का नाम तेरिनी रॉय, तेरिनी रॉय। साथ ही साथ में हमें एक जानकारी और साथ में मिलेगी, इनकी भाभी माँ थी, तो इनकी भाभी माँ का नाम था अलक मंजरी। तो अलक या कहीं कहीं अलका मंजरी लिखा हुआ है, अलका मंजरी भाभी माँ का नाम था। और हम एक और चीज़ जानते हैं कि इनके 2 पुत्र हुए, तो 2 पुत्रों के नाम पढ़ते हैं। 2 पुत्र ऐसे करके हम जानकारी करेंगे। तो 2 इनके पुत्रों के नाम थे राम प्रसाद और राधा प्रसाद। तो राधा प्रसाद रॉय, राधा प्रसाद रॉय, साथ ही साथ राम प्रसाद रॉय। चलिए, और अगर हम शिष्यों की चर्चा करें कि हमारे राजा राम मोहन राय जी के शिष्य, तो शिष्य एक तरह से कह सकते हैं कुछ तो इनके जीते जी भी और साथ में इनकी मृत्यु उपरांत भी कुछ शिष्य बने रहे, यानी कि इनको मानते रहे कि मैं उनका शिष्य हूँ। जैसे सबसे पहले हम सबसे प्रमुख शिष्यों में अगर करेंगे तो द्वारिका नाथ टैगोर ऋषि हैं। द्वारिका नाथ टैगोर जी देवेंद्र नाथ टैगोर जी के पिताजी हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं रामचंद्र वागीश। ये रामचंद्र वागीश जी वही हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु के उपरांत 1830 से 33 या उनके मृत्यु से पूर्व भी 1830 में जब राजा राम मोहन राय जी ब्रिटेन चले जाएंगे तब उन्हें ब्रह्म सभा की यानी ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी दी गई थी रामचंद्र वागीश जी को। इसके साथ में हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। और साथ ही साथ में हैं इसी समय पे आप केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। चलिए, तो इनके एक तरह से थोड़ा सा परिचय पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप जो है इनके जन्म और मृत्यु के विषय में भी जान लेते हैं कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म मैं यहाँ से प्रारंभ कर देता हूँ। जन्म सन 22 मई सन 1772 कहाँ पे हुआ था? तो देखिए, राधानगर एक जगह है, राधानगर हुगली जिला पड़ता है, जो कि उस समय पे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी कह सकते हैं आप, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये उनका वहाँ पे मूल जन्म स्थान, जन्म रहा। अगर हम मृत्यु की बात करें, अगर मृत्यु भी आपसे पूछी जाए तो मृत्यु हुई थी 27 सितंबर सन 1833 को ब्रिस्टल में। और ये ब्रिस्टल पड़ता है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में। वास्तव में सही मायने में जाने
तो इनकी जो मृत्यु हुई है, एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है स्टेपल्टन। अगर जगह और भी पूछ ले तो मैंने स्टेपल्टन भी जगह है। चलिए कोई नहीं, मृत्यु और जन्म के विषय में हमने जान लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय जी को विभिन्न प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया, जिनमें इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है साथियों। लगभग मुझे जहाँ तक याद हो पा रही हैं, मैं याद कर पा रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 14-15 उपाधियाँ दी गई हैं। आप अगर सही समझेंगे तो मैं सभी उपाधियाँ बोर्ड पर लिखूँगा और उनमें बीच बीच में बताता भी रहूँगा कि ये किस समय, कब और क्यों दी गई थी। तो चलिए एक बार राजा राम मोहन राय जी के विषय में एक नॉर्मल सी जानकारी आप एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रब करके आपको बताता रहूँगा कि देखिए राजा राम मोहन रॉय जी एक इतने प्रसिद्ध व्यक्ति रहे जिन्होंने समाज सुधार में नंबर 1, और देखिए धर्म सुधार में, संस्कृति के विषय में, भाषा के विषय में। वैसे ये अंग्रेजी के पक्षधर थे, इसलिए पहले इनका भाषा ज्ञान पढ़ें। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, उपाधियां बाद में पढ़ूंगा, पहले प्रारंभिक शिक्षा भी देख लेते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में ही हुई थी, पर इसके बाद हुगली में ही हुई, कलकत्ता में। उसके बाद ये बनारस आ गए और बनारस से इन्होंने 2-3 विषयों की शिक्षा अर्जित की। जैसे इन्होंने संस्कृत पढ़ी यहाँ पे, वैदिक संस्कृत, और संस्कृत में इन्होंने उपनिषद पढ़े, उपनिषद, या इन्होंने कह सकते हैं आप पुराणों को भी पढ़ा। चलिए पहली बात तो ये है। इन्हें और भाषाओं की बात करूं कि इन्हें कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि इन्हें बांग्ला भाषा, क्योंकि बंगाली थी तो बांग्ला भाषा का ज्ञान होना लाजमी था। साथ ही साथ में इन्हें अंग्रेजी का भी ज्ञान था और इन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ में अरबी भाषा भी सीखी, फारसी भाषा भी सीखी। ये सभी भाषाएं इन्होंने बड़े आसानी से सीखी। साथ ही साथ में इन्होंने बांग्ला भाषा है ही। 2 व्यक्ति हैं जैसे कि मुझे मिले हैं, प्लेटो और अरस्तु। इनकी पुस्तकें पढ़ डाली, पुस्तकें का अध्ययन किया। देखो एजुकेशन के मामले में कोई कमजोर नहीं थे, ठीक ठाक जानकारी रखते थे। साथ ही साथ ये सब ने लैंग्वेज में कुछ पुस्तकों का भी इन्होंने विमोचन किया, वो हम बहुत जल्द जानेंगे। सबसे पहले मैं अब आगे चलते हुए ये मिटाते हुए इनके उपाधियों के विषय में जब बताऊंगा। आपको अगर लिखना है या नोट करना है तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। कुछ छात्र ये भी कह सकते हैं सर क्या इन्होंने इस्लाम धर्म से नहीं पढ़ा? हाँ, इस्लाम की एक पुस्तक पढ़ी थी इन्होंने, कुरान पढ़ा, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, ईसाई का न्यू टेस्टामेंट। तो देखिए ये सब जानकारी इन्होंने रखी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिख रहा हूँ, आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, राजा राम मोहन राय जी के विषय में उपाधियों को जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो उपाधियाँ हैं, फिर क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे। देखिए राजा राम मोहन राय जी एक महान व्यक्तित्व हैं, तो इन्हें विभिन्न समय समय पर उपाधियों से विभूषित किया गया है। जैसे इनको राजा की उपाधि भी दी गई। अगर असली नाम की चर्चा करूं तो इनका नाम राम मोहन ही था, असली नाम तो राम मोहन था। रॉय जो वंश के आधार पर लगता है, और राजा की उपाधि इन्हें दी गई थी सन 1830 में अकबर द्वितीय ने इन्हें उपाधि दी, जो कि मुगल बादशाह हुआ करते थे उस समय पे। इन्हें राया की उपाधि भी दी गई, इन्हें युगदूत की उपाधि दी गई। युगदूत की उपाधि नेताजी सुभाष जी ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप अच्छे से नोटिस कर लेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देख ही रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्होंने ही राजा राम मोहन राय जी को युगदूत कहा। और देखिए अब आगे एक और उपाधि पढ़ते हैं, अतीत और भविष्य के बीच में सेतु, अतीत एवं भविष्य के बीच में सेतु के मध्य सेतु। चलिए और क्या, और हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के आकाश में चमकता सितारा।
तो ये किसने कहा? ये इन्हें टैगोर जी ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ना, टैगोर जी ने कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी में लिख देता हूँ, इन्हें रविंद्रनाथ, क्योंकि देवेंद्रनाथ जी भी हैं और द्वारकानाथ जी भी हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें ये कहा। चलिए, बहुत अच्छी उपाधि से विभूषित किया। अब आगे देते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ठीक है। और क्या? आधुनिक भारत के पिता, ठीक है। अब आगे, भारतीय पत्रकारिता के जनक, ये भी कहा जाता है। चलिए, और एक और उपाधि पढ़ते हैं। आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जैसे एक और है, भारतीय नवजागरण के जनक, यानी कि जो नव जागरण, नया जागरण हुआ है, आधुनिक काल में जो जागरण हुआ है, उसके भी जनक कहे जाते हैं। और क्या कहा गया है? देखिए, इन्हें कहा गया है प्रथम समुद्र पार करता, पहली बार 7 समुद्र पार जाने वाले व्यक्ति भी माने गए हैं कि इन्होंने पहली बार किसी विकास हेतु, किसी विशेष उत्थान हेतु ब्रिटेन यानी 7 समुद्र पार किया था, पहले ये भी माने गए। और क्या माने गए हैं? सती प्रथा को समाप्त करता, सती प्रथा के संहारक, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे बाल विवाह के संहारक, ठीक है। और देखो, ये जब से आए हैं, इसके बाद भारतीय आंदोलन से शुरुआत हुए, तो इन्हें यह भी कहा है कि भारतीय आंदोलन के प्रवर्तक, भारतीय आंदोलन के प्रवर्तक। जो देखो, जो मुझे याद आ पा रही है मैं उन्हें बता रहा हूं। भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन लिख लीजिए, भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवर्तक। चलिए, तो ये लगभग ये उपाधियां हैं। एक दो और भी है, जैसे इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ काम किया, तो हिंदू समाज सुधारक, आपको शायद नीचे दिखे या नहीं, फिर मैं एक लिख दे रहा हूं, हिंदू समाज सुधारक। ये एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं। आपसे अनुरोध है, मैं इधर हुआ जा रहा हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे से आज देख लेंगे। जब कभी भी यह प्रश्न पूछा जाएगा, आप तत्काल तुरंत यह प्रश्न टिक करके आप अपना एकदम बढ़िया से मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप इन सब विषयों को जानते हैं, अच्छे से इन विधाओं को जानते हैं, तो आपकी बात में वजन होगा। आप जब कभी भी आप बोल रहे होंगे तो आपकी बात को लोग सुनेंगे ध्यान से। चलिए, अब मैं एक बार इसको रब करके आगे चलता हूँ। अब जैसे जैसे उपाधियों के बाद देखें हम, तो इन्होंने क्रमशः कुछ जैसे काम किए। तो क्रमशः का अर्थ है कि हम क्रोनोलॉजिकली देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकली इन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया। प्रारंभ जीवन से 1873-72 से हमने जान ही लिया, पर इसके बाद देखते हैं कि इनको क्या क्या हुआ। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं 1803 में इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम था तूफत उल मुहाबदीन। ठीक है, इसका जो है हिंदी रूपांतरण अगर हम करें तो इसका है कि देवताओं के लिए उपहार। चलिए, ये तो 1803 की घटना है। 1803 से लेके और 1814 तक इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, VEIC लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, VEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य किया। आप कह सकते हैं सर जी क्या कार्य किया, तो इन्होंने दो व्यक्ति हैं जिसमें सबसे पहले जॉन डिग्वी साहब और वुडफोर्ड के निजी दीवान रहे।
दीवान पद पर रहे, ठीक है, इस दौरान रहे पद पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बात कर रहा हूं। अब इसी दौरान देखो एक घटना हो गई कि इनकी भाई एक्सपायर हुए तो इनकी भाभी भी सती हुई थी। सन 1811 में इनकी भाभी माँ की मृत्यु हो गई। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने सोच लिया था कि मैं हिंदुओं की जो कुरीतियाँ हैं इनमें कुछ सुधार के काम करूँगा, और फिर बीड़ा उठा लिया और 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अब उतर पड़े कि समाज सुधारना है। समाज सुधारने के लिए इन्होंने काम प्रारंभ कर दिया। हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं या इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में जो रीति रिवाज हैं उनमें कुरीतियों को ढूंढते हुए उनका संहार करने के लिए निकल पड़े। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन्होंने कुछ शुरुआत की, बड़े पैमाने पे तो नहीं, छोटे पैमाने से ही करता हूँ। तो सबसे पहले सन 1815 में, या कहीं किताब में 14 लिखा हुआ है, कहीं 15 लिखा हुआ है, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना सन 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। वेदांत सोसाइटी, कॉलेज मत समझिएगा, 1816 में। चलिए अब आगे चलते हैं, यहीं से लिखते हैं। सन 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से की, ये भी पूछा जा सकता है। तो डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर साहब के सहयोग से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि हिंदुओं के लिए शिक्षा देना इनका परम मतलब सुझाव रहा होगा कि हिंदू आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, आप तो जानते ही हैं। तो भैया इन्होंने भी शिक्षा की प्रारंभ किया कि हिंदू पढ़ लेंगे और आगे निकलते चले जाएंगे, ठीक है। अब आइए सन 1820 में एक बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने, एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिप्स ऑफ जीसस। एक पुस्तक का इन्होंने जीसस पुस्तक का विमोचन किया। अच्छा, इन्होंने ये ईसाई धर्म पे है और इन्होंने एक न्यू स्टामेंट पर डाला। न्यू में आप कहा था न्यू स्टामेंट ईसाई धर्म से रिलेटेड है। और जब ये लिखी तो इसमें जो है एक कहानियाँ थी कुछ, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, चमत्कारिक कहानियों का खंडन किया। एक्चुअली में क्या है, समय समय पर इनसे अलग अलग धर्म के लोग प्रभावित होते थे, तो इनका खंडन किया, इनको बताया। जैसे हिंदू प्रभावित होते थे तो हिंदू समझते हाँ हिंदू बने रहेंगे, ईसाई धर्म के विषय में लिखते थे तो ईसाई समझते थे कि हाँ ईसाई, इसका मतलब ये ईसाई धर्म बना रहे हैं, राजा हमारे धर्म चेंज करेंगे। फारसी में लिखने लग जाते थे, फारसी की तारीफ कुछ करते तो फारसी, इस्लाम धर्म वाले समझते शायद इस्लाम में आने वाले हैं। पर ये हर समय हर धर्म के विषय में सुधार की बात में सोचते रहते और उनका खंडन वगैरह करते रहते थे। तो 1820 की घटना ही, 1900 नहीं 1820 में ये सब हुआ। चलिए अब इस फोटो को हटा करके मैं आगे चलता हूँ और यहाँ से आधे हिस्से में पढ़ेंगे। 1821 आ गया। 1821 में इन्होंने कलकत्ता में, स्क्रीनशॉट बाद में लेने का मौका मिलेगा, आप चिंता ना करें। कलकत्ता में या कलकत्ता कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। एसोसिएशन, चलिए एसोसिएशन की स्थापना 1921 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन। आगे इसी वर्ष दो काम और किए थे, जैसे इन्होंने संवाद कौमुदी, आप अच्छी से जानते होंगे संवाद कौमुदी पत्रिका का विमोचन किया। ये पहली पत्रिका, दूसरी पत्रिका आ गई, देखो यहाँ पत्रिका लिखी थी इन्होंने। पिक्चर अब ये पुस्तक आप बहुत अच्छे जानते होंगे, ये वाली पुस्तक और संवाद कौमुदी। आपसे पूछेंगे
भाषा कौन सी है? तो बांग्ला भाषा में है। अच्छा, इसी साल इन्होंने एक काम और किया, एक और आप देखते हैं, तो प्रज्ञा का चांद, प्रज्ञा का चांद पुस्तक, पत्रिका कह लीजिए, का विमोचन किया, और ये भी बांग्ला भाषा में थी। इसकी इस पत्रिका की क्वालिटी थी कि इन्होंने इस पत्रिका में सबसे पहले सती प्रथा के विषय में बताया। सती प्रथा निषेध है और ये गलत है, इसको बंद कर देना चाहिए, तो के विषय में चर्चा की, मैं उल्लेख किया, बहुत अच्छे से उल्लेख किया, लोगों को बताना चाहा कि ये बहुत गलत चीज़ है, इसको बंद करना चाहिए, सन 1821 में। अब आगे चलते हैं, इसके बाद रुके नहीं, आगे चलते हैं 1822 में। देखो, मैं क्रोनोलॉजिकली बताने जा रहा हूँ। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि हर वर्ष क्या होता रहा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो 1822 में मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा आपको कि ये किस धर्म का है, अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। कौन सी भाषा में? तो फारसी में, इस्लाम धर्म का है। इसी वर्ष 1822 में एक और काम किया, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, हिंदुओं के लिए संस्कृत भाषा में। इसके बाद तीसरा काम किया, ब्रह्म निकल मैगजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म निकल मैगजीन। इसी वर्ष प्रीलिम्स की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से भी कितना इंपॉर्टेंट विषय है। ध्यान रखने योग्य बात है कि इन्होंने यह इंग्लिश में संपादित किया, ब्रह्म निकल मैगजीन को इंग्लिश में संपादित किया 1822 में। अब आगे चलते हैं, सन 1824 में क्या किया? पूरी तरह से समझ गए थे राजा राम मोहन राय जी कि अब हमें बहुत सारी रूढ़िवादिताओं पे, बहुत सारी विडंबनाओं को भी कुठाराघात पहुंचाना है, उनको रोकना होगा, नहीं तो ये पूरा हिंदू समाज, पूरा देश इन चीज़ों में फंस कर पीछे रह जाएगा। समाज सुधारना होगा। तभी तो मैंने कहा ये समाज सुधारक हैं। क्या उन्होंने कहा? छुआछूत, छुआछूत। दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, नशा मुक्ति का काम किया, छुआछूत को निषेध बताया या इसको गलत साबित किया। और क्या किया इसी में देखेंगे आप कि धार्मिक जो बुराइयां थीं उनको खत्म किया, उन पे काम किया। धार्मिक बुराइयों के प्रति एक आंदोलन निकालेंगे। और क्या, जैसे कि ये जाति व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध इसी साल। और एक और काम किया, अंधविश्वास, जो अंधविश्वास फैले हुए थे, इन अंधविश्वासों का विरोध किया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इन सब के प्रति, इनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़े। आंदोलन का मतलब एक कह सकते हैं कि एक अभियान चला दिया, बहुत तेजी के साथ। आंदोलन तो एक बड़े पैमाने पर हो गया, अभियान चलाया कि भाई ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। 1824 का मसला है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम रिवाइज कर लेते हैं। 1803 में क्या किया? तूफत उल मुहाविदीन तिब्बताओं के लिए उपहार, तो ये एक सबसे पहले पत्रिका में लिखा। 1803 से 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करते रहे, जिसमें उन्होंने 2 व्यक्तियों के निजी दीवान रहे, जिसमें जॉन डिग्बी साहब और वुडफोर्ड साहब हैं, जो भी हैं। और इसके बाद 1811 में इनकी भाभी माँ की मृत्यु हो गई। उसके 3 वर्ष बाद 1814 में ही इन्होंने अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस्तीफा दे दिया। सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से। यह प्रश्न पूछा गया था, इसी बार के साथ पैटर्न पूछा गया था कि ये थोड़ा अलग तरह से पूछा गया कि कौन थे उस समय पे भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की नाम से पुस्तक लिखी, न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों के ऊपर और चमत्कारिक कहानियों का खंडन किया, बहुत सारी नैतिक विधियों के विषय में भी बताया। 1821 आते आते कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जो बांग्ला भाषा में थी उसका संपादन किया। साथ साथ प्रज्ञा का चांद पत्रिका का संपादन किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रज्ञा के चांद नामक पत्रिका में सती प्रथा निषेध के विषय में उल्लेख किया गया, और यहीं से माइंड में चला दिया सभी व्यक्तियों के में, विशेष तौर पर बंगाल में, कि देखो सती प्रथा गलत है। आपको मैं याद दिला दूं, जिस समय ये सती प्रथा प्रचलन में थी उस समय हिंदू धर्म में इसे पवित्र चीज माना जाता था। अगर कोई सती प्रथा को निषेध की बात करता
तो लोग उसे दुश्मन समझते थे, उसे गलत मानते थे। तो ऐसा माना जा सकता है कि राजा राम मोहन राय जी का भी विरोध हुआ होगा। और ये जब ब्रिटिशर्स ने इसको अप्रूवल दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, तो भी उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ होगा, शायद गलत माना गया होगा। और इसके ये एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की जो क्रांति है उसका भी एक कारण ये भी था कि हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो उसमें ये भी माना ऐसा सती प्रथा या आपका विधवा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह प्रथा और आपकी बहुत सारी जैसे कि बाल विवाह प्रथा, ये सब रोकने के लिए भी माना गया था दोषी। अब आगे देखिए आप, तो सती प्रथा। फिर आता 1822, इसमें मिरातुल अखबार, फारसी में एक मिरातुल अखबार लिखा। और हिंदू उत्तराधिकार के नियम, ये भी एक पुस्तक के नाम से मैगजीन पत्रिका निकाली और उसमें ये बताया कि हिंदू उत्तराधिकार के क्या क्या नियम होने चाहिए, ये बताया। ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश में, देखो अंग्रेजी के भी ज्ञाता थे तो अंग्रेजी में भी इन्होंने सब कुछ काम कर डाला। देखो इसी दौरान आपको मैंने बताया था, उपनिषद पढ़ डाले, पुराण पढ़े, कुरान पढ़ा, अरस्तु प्लेटो के विचार पढ़े, ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक असाधारण महान विभूति हैं। इनका जन्म नहीं, इनका तो मैं कहता हूँ अवतरण हुआ होगा। ऐसे महान व्यक्ति हैं। 1824 आते आते छुआछूत के पर को निषेध घोषित किया और छुआछूत के विषय में बताया कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। नशा मुक्ति बोला, नशा करोगे तो आज भी है, नशा आप करेंगे तो क्या होगा, बर्बादी के लक्षण है। धार्मिक बुराइयों के विरोध, धार्मिक बुराइयों का विरोध कर दिया, जाति व्यवस्था का विरोध किया और अंधविश्वासों का विरोध किया और इसके लिए एक अभियान चलाया। चलिए आपसे अनुरोध है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं और फिर 1824 के बाद 25 में चलेंगे। हटा दे रहा हूं, चलिए। हाँ, तो अब 1824 के बाद 1825 में जब आते हैं तो इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसकी? वेदांत कॉलेज की स्थापना। मैं यही लिख रहा हूं, उसको नहीं मिटा रहा हूं। 1825 में वेदांत कॉलेज, देखो पहले तो वेदांत सोसाइटी बनाया था 16 में, पर अब क्या है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना, आप वेदांत कॉलेज का फिलहाल का नक्शा देख रहे होंगे, ये इस साइड में, इसको इन संख्याओं को ऊपर हम दिखा रहे हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। अब अगली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त सन 1828। तो ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, ये डेट बहुत बार पूछी गई है कि 20 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था जिसको याद करना जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। तो मैं एक बार बता दूं, कलकत्ता में इन्होंने, कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना, ब्रह्म सभा की स्थापना। आप कहेंगे सर जी ब्रह्म सभा है या ब्रह्म समाज है? चलिए, तो ब्रह्म सभा थी पहले, बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज हो जाएगा। और देखो इसी साल एक बात आपसे पूछी जा सकती है, क्या और भी कुछ किया? ब्रह्म सभा क्यों स्थापित की? तो मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में सुधार हेतु, ये हिंदू धर्म के सुधार हेतु थी। हिंदू धर्म में जो आई हुई कुरीतियां हैं उनको सुधारने हेतु उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। सुधार हेतु इसकी स्थापना कितनी तारीख को? 20 अगस्त सन 1828। अब अगली डेट 1828 के बाद 1829 में क्या हुआ? तो 4 दिसंबर सन 1829 को बंगाल प्रेसिडेंसी में, आप ये भी कह सकते हैं कि बंगाल की जगह बंगाल प्रेसिडेंसी, तो कुछ समय तो हम ब्रिटिश के अधीन थे ना, प्रेसिडेंसी बोलना होगा, या आप कह सकते हैं कलकत्ता के क्षेत्र में, कलकत्ता में सती प्रथा को निषेध किया। सती प्रथा को निषेध घोषित किया और इसको बंगाल में लागू कर दिया कि सती प्रथा अब नहीं चलेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि सर इस समय पे मतलब आपसे कोई प्रश्न पूछा गया या आप मुझसे पूछा सर कौन उस समय भारत के, क्या भारत के गवर्नर जनरल थे या बंगाल के गवर्नर जनरल थे या बंगाल के गवर्नर थे? तो भैया बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो ध्यान रखने योग्य ये भी है कि 1830 में एक व्यक्ति भारत आएगा जो कि अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा जोर देगा, बहुत ज़्यादा महत्व दे देगा, और उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले। बस विधि सदस्य बन के आने ही वाला है। 1829 आ गया 1830 में, तो 4 दिसंबर 1829 को ऐसा हो गया। अगले ही वर्ष सन 1830 को, अब आप आगे लिखेंगे, सन 1830 को बॉम्बे यानी बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी में, प्रेसिडेंसी
में सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया गया। अब आप आगे से ध्यान रखेंगे कि सती प्रथा निषेध का कौन कौन सी तारीख है सती प्रथा निषेध की, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तारीखें आपको देखने को मिल रही हैं। देख रहे हो ना आप, 1830 में और 1829 में, दो डेटों में हम ठीक ठाक से पढ़े तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। इसी साल ये निषेध करने के साथ साथ इसका एक उल्लेख भी किया गया था और एक सभा हुई थी, जैसे हमने ब्रह्म सभा लिखी तो इसका ना ब्रह्म सभा का नाम बदला गया। आप ये लिख सकते हैं इसी वर्ष 1830 में ब्रह्म सभा का नाम बदलकर या परिवर्तन करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। अब आपने यहां से आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज पढ़ेंगे, इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। चलिए 1830 आ गई है, बहुत निकट है हम। अब एक बार आप संपूर्ण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको दोबारा याद दिला दूं कहो तो 1824 हमने छुआछूत देखा था। अब आगे 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना और हिंदू सुधार हेतु इसकी स्थापना की गई। 4 दिसंबर सन 1829 को बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता में ही कह सकते हैं सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया गया। बच्चों के मन में बड़ी विडंबना रहती है, सर जी कितनी तारीख याद करें, कौन कौन सी तारीख। देखो ब्रह्म समाज ने इसकी चर्चा की होगी। 1829 में बंगाल में लागू, 30 में बॉम्बे और मद्रास में लागू। इसके बाद जब लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरी तरह से भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे तो वह संपूर्ण भारत में भी इसको लागू कर देंगे कि सती प्रथा निषेध है। चलिए, तो ये सब आपने फोटो खींच लिया होगा। अब आगे चलते हैं 1830 में और क्या हुआ। मैं इधर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं, आप उधर लिखते रहिए। 1830 में या आप इधर मैं फोटो डाल दे रहा हूं या इधर दोनों तरफ का मिटा दे रहा हूं और आप एक बार इधर भी, उधर हम ये पिक्चर देख रहे हैं आप राजा राम मोहन राय जी की, और जो कि एक महान व्यक्तित्व हैं, महान सुधारक हैं। आप उनका फोटो देखिए एक बार, उनको नमन करिए, इनको याद रखिए। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसी प्रथाओं का उन्मूलन किया है जो हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे धर्म को विनाश की ओर ले जा रही थी। तो ये चीज़ें उन्होंने सुधारा है। अब आगे देखते हैं 1830 में ही और क्या हुआ। 1830 में जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी इन्होंने बांट दी, क्योंकि इसका भी कारण है। जिम्मेदारी किसको दे दी? रामचंद्र वागीश जी को। रामचंद्र वागीश, मुझे लग रहा है सबसे प्रिय शिष्य इनके यही होंगे, जी को दी। एक्चुअली में क्या है, क्यों दी गई? क्योंकि इसी वर्ष इन्हें सन 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि देकर, देखो राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। पहली बात तो ये लिखेंगे आप, राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। क्यों भेजा? कारण जानते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय क्यों भेज रहा है इनको? क्योंकि मुगल बादशाह की पेंशन रुक गई थी, क्योंकि बादशाह की पेंशन के संबंध में, बादशाह की पेंशन के संबंध में, पेंशन रुक जाने के संबंध में, रुक जाने का क्या मतलब है? अंग्रेज देना ही नहीं चाहते थे और वो लेना चाह रहे थे अकबर द्वितीय कि हमें दीजिए, तो इनको वहाँ भेजा। आपसे ये पूछ सकते हैं जिस समय ये ब्रिटेन पहुँचे तो ब्रिटेन में उस समय पे शासक कौन था? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि उस समय पे शासक कौन था। तो मैं आपको बता दूं, विलियम चतुर्थ, जॉर्ज विलियम चतुर्थ के दरबार में गए, दरबार में भेजा या वहाँ के दरबार में पहुंचे थे, है ना। चलिए, ये 1830। अब रामचंद्र वागीश क्या करेंगे? तो 1830 से लेकर 33 तक रामचंद्र वागीश जी ने, वागीश जो ऊपर लिखा है ना मैंने, वही वागीश जी ने ब्रह्म समाज को संभाला। चलिए,
इन्होंने जिम्मेदारी ली। 33 तक क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि सन 1833 में जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इनकी मृत्यु हो जाएगी 27 सितंबर को। इसी वजह से 33 तक इन्होंने जिम्मेदारी उठाई, 1830 से 33 तक। अब एक लाइन और लिख लेते हैं, 1830-33। देखो 33 में भारत में एक एक्ट आया था, 1833 का एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया भारत में, चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में क्या चीज हुई थी, अब ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1833 में कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त, और भी कंपनियां आने लगेंगी। ये बात तो 33 एक्ट में। और देखो लॉर्ड मैकाले भारत आया, और मैकाले को जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करे। लॉर्ड मैकाले भारत आया, और यह भारत में विधि सदस्य बनकर भारत आया था, विधि सदस्य, विधि सदस्य, यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें यह एक विधि सदस्य के रूप में जुड़ा सन 1833 में। दो व्यक्ति पर चीजें पढ़ रहे हैं। इसी साल एक परिवर्तन और हुआ 1833 के एक्ट में, मैं इधर लिख दे रहा हूं। 1833 के एक्ट में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, आप ये मत बोलिएगा सर कहां से कहां मोड़ रहे हैं, लेकिन बस इतना जानना जरूरी है कि क्या हुआ था। बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर, बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर, मैं जी लिख देता हूं, भारत का गवर्नर जनरल बनाया। अब ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसी वर्ष ये क्या हुआ कि 27 सितंबर को सन 1833 को राजा राम मोहन राय जी की, राजा राम मोहन राय जी की तेज बुखार के कारण, बुखार से उनको बुखार आ गया, मस्तिष्क ज्वर आया था ऐसा माना जाता है। मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क ज्वर के कारण कहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, तो विस्ट्रल में, या आप टेम्पल, मैंने आपको बताया था कि स्टेपल्टन में, और ये जगह है विस्ट्रल प्रांत, विस्ट्रल यूके में मृत्यु हो गई। तो वो समाधान के लिए भेजे गए थे। इस प्रकार हमने एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय धरोहर को हानि पहुंची हमें, और हमने एक ऐसा महान व्यक्ति को खो दिया जिसके विषय में टैगोर जी ने कहा था, ये भारतीय इतिहास के आकाश में चमकने वाले एक सितारे हैं जिन्हें हमने खो दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, एक युग दूत को हमने खोया था उस दिन, एक युग दूत, यानी पूरे युग को सुधारने वाले। तो एक ऐसे महान व्यक्तित्व का अंत हुआ, और इनके विचार आज भी हमारे हिंदू समाज, धर्म, संस्कृति सभी में झलकते हैं। आज हम उनका पालन करते हैं। चलिए, तो अब इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, 1830 से देखो 1830 से 33 तक ब्रह्म समाज को क्या हुआ, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ब्रह्म समाज का विकास, या ब्रह्म समाज का क्या हुआ, ब्रह्म समाज की स्थिति अब क्या हुई, ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। टॉपिक मेंस में भी आ जाता है, प्रीलिम्स में आ जाता है, या कोई वनडे एग्जाम्स आप दे रहे हैं उनसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं राजा राम मोहन राय जी से। तो 1830 से 33 तक रामचंद्र बागीश जी ने संभाला, रामचंद्र बागीश जी। चलिए, और 1833 से 1843 तक द्वारिकानाथ ऋषिवर द्वारिकानाथ टैगोर जी ने संभाला। और अगर ये पूछे फिर क्या हुआ, 1843 से 1857 तक देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने संभाला, देवेंद्र टैगोर। और देखिए 1857 से 1866 तक केशव चंद्र सेन ने संभाला, केशव चंद्र सेन। हमारी वीडियो में, आने वाली वीडियोस में इनमें से दो महान विभूतियाँ हमारे साथ रहेंगी, चाहे वो देवेंद्र नाथ जी रहें और केशव चंद्र सेन, ये दोनों लोग रहेंगे।
तो ये आगे ब्रह्म समाज की स्थिति बनी। अंततः 66 के आसपास आते आते और यह ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया, जो कि सबसे पहले एक तो ब्रह्म समाज ही बना, ब्रह्म समाज या एक ब्रह्म सभा के रूप में रहा, और दूसरा हमारा आदि ब्रह्म समाज के रूप में रहा, आदि ब्रह्म समाज। और इनकी जिम्मेदारी अलग अलग ले ली गई। ये जिम्मेदारी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने ली, देवेंद्रनाथ जी ने इसके मुखिया बने, और जो हमारा आदि ब्रह्म समाज है इसके केशव चंद्र सेन एक मुखिया बने। चलिए, तो इस प्रकार ब्रह्म समाज से लेकर चाहे आत्मीय सभा हो, चाहे वेदांत कॉलेज की स्थापनाएं हों, चाहे ब्रह्म निकल मैगजीन हो, चाहे कुछ भी पत्रिकाओं के विषय में अगर शुरुआत की गई हो तो राजा राम मोहन राय जी ने की है। आपसे अनुरोध है, आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये पिक्टोग्राफी के द्वारा यानी फोटोग्राफिक मेमोरी के तहत मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। पढ़ाने का क्या, मैं तो अध्ययन कर रहा हूँ, आज भी विद्यार्थी के रूप में हूँ, आपके साथ बना रहूँगा। तो इस प्रकार हमने देखा एक ऐसे महान समाज सुधारक, नारी को सम्मान दिलाने वाले, नारी के हक के लिए लड़ने वाले और नारी के ऊपर लगी हुई एक सती प्रथा नामक कालिख को समाप्त करने वाले एक महान व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय जी के विषय में पढ़ा, जिनकी मृत्यु को भले ही आज लगभग 200 साल होने जा रहे हों या जिनके जन्म को लगभग 250 साल से भी ज़्यादा हो गए हों, उनको भी आज भारत सरकार पूरे शुद्ध अंतकरण से पूरी तरह से उन्हें ध्यान में रखती है। साथ ही साथ उनका, ये आप देख ही रहे हैं, उनका एक 15 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया। तो ये कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। हमने आज जाना, उन्होंने हर वर्ष कुछ न कुछ किया, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार की नौकरी तक को त्याग कर दिया। तो आज हमें उनके इस बलिदान को, उनके इस अतुलनीय भारतीय समाज, धर्म आदि के सुधार के लिए किए गए योगदान को हमेशा हमें याद रखना चाहिए और पूरा संपूर्ण भारतवर्ष उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने ऐसी महान कुरीतियों, अंधविश्वासों का अंत किया जो अगर आज होते तो पूरे समाज को खोखला बना देते। साथ ही साथ हमें और आपको आज जो स्वतंत्रता के साथ जीने का जो आज हक मिला है, हमें अपना कहीं भी जाने, रहने, खाने का जो अधिकार मिला है, वो शायद ना मिलता। तो एक ऐसे महान व्यक्तित्व आदरणीय राजा राम मोहन रॉय जी से मैंने आज प्रारंभ किया, क्योंकि इनको बिना पढ़े इतिहास पढ़ना, आधुनिक भारत पढ़ना संभव ही नहीं था, इसलिए मैंने प्रारंभ किया है। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर साझा करिए। जो तैयारी करते हैं उनके लिए वनडे एग्जाम्स में, मेंस एग्जाम में बहुत सारे बिंदु यहाँ से लिखने का अवसर प्रदान होगा। और उनकी जब भी आप राइटिंग कर रहे होंगे मेंस की या और वनडे एग्जाम्स की, तो उनकी बात में वजन होगा। एग्जामिनर्स भी खुश होंगे कि हाँ, वास्तविकता में जो विकास हुआ है, जहाँ से प्रारंभ माना जाता है 1700 और ये 1800 के बीच का, यानी कि 18वीं और 19वीं सदी के बीच का जो एक नव तारा है, जो आकाश में चमकता हुआ तारा है, वो राजा राम मोहन राय जी ही हैं। इससे आपको एक ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आप बड़ी आसानी के साथ ये विषयों पे कमांड बनाते चले जाएंगे। तो आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि हम शुरुआत कर चुके हैं, अगली वीडियो बहुत जल्द देखेंगे आप। और आप इसको सेशन को साझा कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट आपके स्वागत योग्य रहेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट में मुझे बताएं, और मुझसे आप कहेंगे तो थोड़ा उससे आत्मबल मिलेगा और स्फूर्ति आती है कि हाँ, हमारे दर्शक चाहते हैं कि ऐसे ही सभी 30-32 ही नहीं 50 महान विभूतियाँ पढ़ दी जाएँ। तो आप आधुनिक भारत और भी प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत को शामिल कर लूँ, तो चाहे रानी लक्ष्मीबाई से पूर्व की जो घटना है, रानी दुर्गावती या और रानी दिद्दा को पढ़ सकते हैं, या प्राचीन में जाएँ तो सम्राट अशोक को पढ़ सकते हैं, भगवान बुद्ध को, महावीर स्वामी को, हजरत मोहम्मद साहब को, या और भी बीच में सभी को पढ़ते हुए आगे चलेंगे तो आपका इतिहास, साथ ही साथ में और जो हमारी कला और संस्कृति से जुड़ाव रखने वाले व्यक्तित्व हैं, साहित्य से जुड़ाव रखने वाले व्यक्तित्व हैं, उनको हम अच्छे से समझ पाएंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं नए सेशन में।